हमारा भाई आ गया वीडियो ऑडिटर, वाह भाई, ये भी सही है, अच्छा निकनेम है। वालेकुम सलाम। ओके, HP भी, लैपटॉप भी आ गए हैं भाई, बेहतरीन। मतलब हमसे ये गुजारा नहीं होता कि हम नाम चेंज कर लें। वालेकुम सलाम HP भाई, चलें, सही है। ओके, जानी तिलावत हो जाए तो फिर शुरुआत करते हैं क्लास की। हाँ, वैसे वैसे ही बैठे बैठे करते, कोई मसला नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, मैंने आप लोगों को ये सवाल दिया था, सिर्फ़ और सिर्फ 15 नंबर का सवाल है, और उसमें रिक्वायरमेंट में वो ये कह रहा है एवेल्यूएट करें की डिसीजंस टेकन इन द बोर्ड मीटिंग। पहले तो कह रहा है कि भाई एवेल्यूएट करें। अच्छा देखिए, रिक्वायरमेंट को ना हमें परखने की तमीज़ आनी चाहिए अब, क्योंकि अब हम, जाहिर सी बात है, मैंने वो वाली थीम रखी हुई है जो कैफ़ में रखी थी मैंने हमेशा से, कि भाई मैं कॉन्सेप्ट दूंगा, सवाल कराऊंगा, कॉन्सेप्ट दूंगा, सवाल कराऊंगा। यूजुअली ये अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स में तो हो रहा होता है, बट किसी आप अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर देखें अपार्ट फ्रॉम अकाउंटिंग, तो उसमें ये नहीं हो रहा होता कि भाई एक टॉपिक हुआ उसका सवाल। तो मैंने तो पहले टेलर से ही किया है, जिसके सवाल नहीं बने हुए उसके सवाल बनाए बैठ के, ताकि आप एक स्ट्रीम लाइन पर चलेंगे। भाई मुझे पता तो हो कि मैं जो सीख रहा हूँ उसको अप्लाई कैसे करूँगा। तो सबसे पहले एक जो चीज़ आपने यहाँ पे फोकस करनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इवेल्यूएट द की डिसीजंस टेकन इन द बोर्ड मीटिंग। तो पहले तो आपने इस पे तस्करा करना था कि जो बोर्ड मीटिंग में हुआ है उसका क्या राय अमल है आपके ऑडिट के ऊपर। पहले तो इवेल्यूएशन, यानी फॉर एग्जांपल आपको किसी क्लाइंट में मैंने भेजा और आपने ऑल टुगेदर वो क्लाइंट के मिनट्स ऑफ मीटिंग और बोर्ड डायरेक्टर्स को रीड किया, तो आपके दिमाग में वो रीड करके क्या आएगा, पहले तो वो बोल रहा है, बताओ, एग्रीड। दूसरा, and state the audit procedures that should be performed in this respect, agreed। यानी इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि भाई इफ आई एम एट एनी क्लाइंट, हाँ रिस्क देखो, अगर वो कह रहा है ना कि आप इवेल्युएट करें बोर्ड के डिसीजन, तो वो रिस्क ही है, यानी इसके ऑडिट इम्पैक्ट्स क्या होंगे, तो ऑडिट इम्पैक्ट कह लो, रिस्क कह लो, बात एक ही है। समझ आती है ना, बात समझ आ रही है? तो सिंपल है, यानी बात तो एक ही हो रही है कि भाई वैसे भी हम जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स इंस्पेक्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे कोई गोइंग कंसर्न का जिक्र होता है तो मेरे को अलर्ट हो जाता है। कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मिनट्स में डिस्कशन होती है कि यार एक कस्टमर है जो की कस्टमर है, उसका कॉन्ट्रैक्ट एंड होने वाला है, तो सीधा वहीं चला जाता है। तो ये भी तो यही कह रहा है कि भाई तुम्हें जो दिख रहा है इनकी डिस्कशन से उसको ज़रा एवेल्यूएट करो और उसके अगेंस्ट में बता दो कि प्रोसीजर क्या करोगे। सही है, चलें रीड कर लेते हैं इसको हम। अच्छा 15 नंबर हैं तो हम ये कह सकते हैं 7.5 और 7.5, ऐसा ही कुछ है। चलें, और अगेन मैं हमेशा ये सिखाता हूँ बच्चों को, बहुत सारे बच्चे मैसेज करके पूछ भी देते हैं, क्योंकि एक हमारी अच्छी खासी आवाम जो शहनशाह वाली आवाम है वो मतलब ऑनलाइन भी लेती है, ऑनलाइन इन द सेंस के रिकॉर्डेड। अच्छा उनको मज़े पूरे चाहिए कि होनी लाइव क्लास चाहिए। अच्छा तो मैंने कहा प्रीमियम ले लो, बोले नहीं 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 सर, प्रीमियम में तो इसलिए नहीं जाते क्योंकि वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यहाँ पे आप डांट रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, तो उसमें सीखने को ज़्यादा मिलता है। पर हम अपनी ईज़ पे रहेंगे, हम अपनी ईज़ पे रहेंगे, हम नहीं आएंगे लाइव, पर हाँ रिकॉर्डिंग ज़रूर देखेंगे, वो भी जो आपने लाइव क्लास ली होगी। तो चलें सही है, वो भी एक फंडामेंटल है, उनका अपना प्रिंसिपल है, हर किसी की अपनी वो होती है कि भाई किसी की मजबूरियाँ होती हैं, तो खैर वो कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, कभी आगे पीछे होता रहता है। चलें एनीवेज, हमने कहा यू आर द ऑडिट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिट ऑफ एक्टिव स्पोर्ट्स फेयर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2022। ASL स्पेशलाइजेस इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ स्पोर्ट्स वेयर। अच्छा एक तो वो स्पोर्ट्स वेयर बेचता है और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी, तो दो तरीके के इसके काम है। आगे ASL हैज़ अ सेपरेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर स्पोर्ट्स वेयर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लोकेटेड इन फैसलाबाद एंड सियालकोट रिस्पेक्टिवली। अच्छा अगर आप देखें तो वो कह रहा है अगर मैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनाता हूँ तो उसकी फैसिलिटी अलग है, और स्पोर्ट्स वेयर बनाता हूँ तो उसकी फैसिलिटी अलग है, और दोनों की सिचुएशन जगहें भी दोनों अलग अलग आ रही हैं। एग्रीड है? आगे ड्यूरिंग द प्लानिंग मीटिंग यू हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट ऑन November 1, 2022
ASL's board of directors announced to discontinue the sports fair business. अच्छा, जैसे ही मैंने कहा ना कि डिसकंटिन्यू द स्पोर्ट्स फेयर बिजनेस, तो ये हो गया डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन वाली कहानी, IFRS 5. यस, IFRS 5. तो यानी अब हमारा लिखने का तरीका क्या होता है, सिंस हमें सवाल से ही सिचुएशन को उठाने हैं और उसको लिंक करना है कि इस सिचुएशन से होगा क्या एक्चुअल में, तो हम ये कहेंगे सिंस in the planning meeting we have been informed that on November 1 ASL's board of directors announced to discontinue the sports fair business. There is a likelihood, तो वही वाले सारे रिस्क जो मैंने लिखवाए थे कि there was not an active program to locate a buyer, asset या factory must not be in a saleable condition. तीसरी चीज़ आपकी हो गई कि there may not be appropriate market valuation, there may be a risk of inappropriate presentation and disclosure. वो चार के चार चीज़ें आप लोगों ने लिखनी थी. कितने लोगों ने ये लिखी थी? लिख ली थी, बेहतरीन है. ऑनलाइन में जल्दी बता दो. यही लिखा था, सिचुएशन को पिक करना है और ये सारी बातें लिखनी थी कि भाई इससे ये हो सकता है. देखो वो कह रहा है ना, एवेल्युएट करें की डिसीजंस टेकन इन द बोर्ड मीटिंग, इससे होगा क्या. तो आपने वो बताना था कि भाई मैंने एवेल्युएट किया, बेहतरीन है, मैंने एवेल्युएट किया. और देखो मैंने, आप अगर वैसे आप फोकस करें ना, ये तो रीस्ट्रक्चर था, मैंने आपको पूरा लिख के दिया था. वो ये रहा, ये सारे रिस्क आ रहे फॉर योर ईज. अच्छा, मैंने ये नहीं किया कि यार मैं बोलूँ जाओ रिकॉर्डिंग देख लो, याद कर लेना, पर आप पहले समझ लें. अकाउंटिंग समझाई, फिर उसको एक एक करके आगे लेके गया हूँ. सही है. तो होप आपको ये इजीली पिक हो जाना चाहिए था यहाँ पे. चलें, ये आ गया हिसाब किताब. फिर सेल द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन फैसलाबाद, हाउएवर द मशीनरी फॉर पैकिंग ऑफ फिनिश गुड्स वुड बी शिफ्टेड टू. साल को ये उसमें एक मशीनरी बाकियों की जगह पैकिंग मशीन भी थी, पर पैकिंग मशीन वो बेच नहीं रहा, वो शिफ्ट करेगा इन जनवरी 2023 एंड वुड बी डिप्लॉयड इन द प्लांट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट. अच्छा, पहले तो ये बता दो, वो स्पोर्ट्स वेयर को डिसकंटिन्यू कर रहा है. सही है, स्पोर्ट्स वेयर को क्या कर रहा है, डिसकंटिन्यू कर रहा है. और बोल रहा है इसके ऊपर आप बताओ क्या प्रोसीजर होंगे. तो उसने ये तो बता दिया कि ये फैसिलिटी बंद होगी और इसकी जो पैकिंग मशीन है वो वहाँ शिफ्ट हो जाएगी जहाँ पे इक्विपमेंट्स बनते हैं. अच्छा, आपका इसमें जो राय अमल होगा, इसमें जो प्रोसीजर होगा, वो एक एक करके बताते हैं ऑनलाइन वालों. और आप भी क्या लिखा पहले हमने, पहले रिस्क तो हो गया ना, वो तो मैंने बता दिया. एक रिस्क, उसके रिस्पॉन्सेस, एक रिस्क या उसकी इवैल्यूएशन, रिस्क कह लो इवैल्यूएशन कह लो, बात एक ही है. इम्पेयरमेंट नहीं, इम्पेयरमेंट नहीं. अब यहाँ पे स्पेसिफिक टू IFRS 5 प्रोसीजर होने चाहिए थे. अब IFRS 5 के स्पेसिफिक प्रोसीजर्स में पहले क्या लिखा कामरान हमने, पहला प्रोसीजर नहीं. अब देखो, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हमने सबसे पहले तो ऑब्टेन करना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स ऑफ द मीटिंग एंड इंस्पेक्ट करना है वेदर द अप्रूवल हैज बीन ग्रांटेड बिफोर द ईयर एंड और नॉट. एग्रीड. ईयर एंड से पहले होना चाहिए ना ये, क्योंकि नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल. फिर हम ये कहते हैं हमें कॉरेस्पॉन्डेंस देखनी चाहिए बिटवीन द कंपनी, यानी जो ASL ये लिखा हुआ है Active Sports Limited, between the ASL and the prospective buyer in order to assess the likelihood of sale, कि whether ये एक साल में हो सकती है या नहीं हो सकती है. देखो वही जो आपके रिस्क है ना, उसी के ऊपर एक 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 करके, वेरी गुड, एक 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 करके आपने सारा प्रोसीजर लिखना है. नहीं, देखो वो उसने लिखा है बेटा, वो उसने लिखा है. आप इसको वेरीफाई करोगे. फॉर एग्जांपल, अगर मैं PDCL जाता हूँ, PDCL एक डिवीजन बंद कर रहा है अपना, तो वो डिसकंटिन्यू तो कर रहा है, पर क्या वो डिसकंटिन्यू करके ऑल टुगेदर जो उसकी प्रेजेंटेशन कर रहा है, उसकी अकाउंटिंग कर रहा है, क्या तुम उसकी रिप्रेजेंटेशन पे मान जाओगे या उसको ऑडिट करोगे? उसको ऑडिट करेंगे. तो उसको ऑडिट करने के लिए आपने एक एक चीज़ को खुद परखना है जाके. बात समझ आ रही है? उसने तो लिख दिया, वो तो फेयर इनफ, वो तो मुझे नज़र भी आ रहा है उसने लिख दिया, बट उसको वेरीफाई तो मुझे करना है ना. क्लियरिटी है. देखो ये फ़ायदा है लाइव सेशन का, डिस्कशन का, कि भाई आपको खुल के पता लगता है कि हम कर क्या रहे हैं और हमने लिखा क्या था. क्लियर है? ऑनलाइन में लो बात समझ आती है. दो तीन चीज़ें और बताओ. हमने कॉरेस्पॉन्डेंस देख ली, सही है.
सेलेबल कंडीशन में है या नहीं है, ये क्या हुआ है, उसके लिए क्या करेंगे, फिजिकली इंस्पेक्ट कर लेंगे जाके कि भाई क्या वो वाकई सेलेबल कंडीशन में है या नहीं है। फिर मुझे याद आ रहा है, नहीं वैल्यूएशन भी बहुत दूर की बात है, मुझे अगर आप इजाज़त दें पहले ऑनलाइन वालों आप बताओ और क्या हो सकता है इसमें। ये तो ये हो गया ना। अब आप सोचो मैंने आपको अकाउंटिंग सिखाई थी, लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होता है, पर कैरिंग अमाउंट के लिए असेस द रिकवरेबल वैल्यू ऑफ CGU एग्रीड बिटवीन द बायर। नो नो नो, ये अल्फाज गलत होंगे, अच्छा हुआ चेक करा रहे हो। वी कैन नॉट राइट द रिकवरेबल वैल्यू, वी कैन नॉट राइट द वर्ड रिकवरेबल वैल्यू। रिकवरेबल वैल्यू का मतलब है फेयर वैल्यू और लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। यहाँ पे वैल्यू इन यूज अप्लाई ही नहीं होती। देखो ये फायदा है क्योंकि मुझे अकाउंटिंग आती है, वैल्यू इन यूज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई ही नहीं होता क्योंकि आप यूज ही नहीं करेंगे। यस, वैल्यू इन यूज तो तब अप्लाई होता है जब मैं IAS 36 में बैठा हूँ, जब मैं खुद यूज कर रहा हूँ। यस, तो इसके अंदर वैल्यू इन यूज का कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं आएगा। एम आई क्लियर है? हाँ, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से पहले भी इवैल्यूएट मैनेजमेंट अजम्पशन रिगार्डिंग द फेयर वैल्यू ऑफ द फैसिलिटी दे हैव बीन एक्सपेक्टेड। ओके चले अब एक एक करके कर लेते हैं ना, एक एक करके। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सोचना चाहिए था कि आप मैं इस जगह होता तो आई बिलीव कि मैनेजमेंट को मैं कहता कि इस एसेट्स को ये जो डिसकंटिन्यू कर रहे हैं ऑपरेशन, इसका फिक्स एसेट रजिस्टर उठाऊंगा और मैपिंग देख लूंगा, टैगिंग देख लूंगा कि सारे एसेट्स जो इस सेगमेंट से पर्टेन करते हैं क्या वो वर्किंग में लिए गए या नहीं लिए गए। पहले तो ये करना है आपने, पहले बताओ ऑनलाइन में लो बात समझ आ रही है। पहले तो सबसे पहला मेरा जो प्राइम मकसद है वो ये है कि पहले तो मैं वो सारे एसेट्स को एक जगह कर लूँ, जो एसेट्स मैंने बेचने की ठानी है, और वो कहाँ से होगा, फिक्स एसेट रजिस्टर से। और फिक्स एसेट रजिस्टर में टैगिंग हुई हुई होती है कि ये एसेट इस लोकेलिटी का है, इस जगह का है, इस लोकेशन का है, तो आप वहां से उसको ट्रैक कर सकते हैं। यानी ऑब्टेन फिक्स एसेट रजिस्टर एंड ट्रेस ऑल द एसेट्स बाय फिल्टरिंग द एसेट्स लोकेटेड एट XYZ लोकेशन। और फिर मेक श्योर करूंगा कि उसके अंदर जो ऑल टुगेदर ये वाला हिसाब किताब है, कहाँ गया ये, जो आप में एक प्लांट था जो कि पैकिंग मशीन थी, वो उसके अंदर शामिल होनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? वो तो ट्रांसफर हो रही है, वो तो ट्रांसफर हो रही है। पहले बताओ बात समझ आ रही है? अच्छा, फिर क्या मैं रीकैलकुलेट करूंगा कैरिंग अमाउंट, रीअसेस करूंगा ना, एंड फिर पूरे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की फेयर वैल्यू को असेस करूंगा। अच्छा, आइदर सिमिलर ट्रांजैक्शंस जो मार्केट में हुई होंगी उनको देख के, या तो एक्सपर्ट को अपॉइंट करूंगा, या तो उस बंदे से उसके एक्सपर्ट की रिपोर्ट ले लूंगा कि भाई हमारे साथ शेयर करो कि आपके एक्सपर्ट ने क्या वैल्यू बताई है। तो क्या मैं एक्सपर्ट हूं कि मैं प्रॉपर्टी की वैल्यू देख सकूं, या मैं अपना एक्सपर्ट लगाऊंगा? तो अपने एक्सपर्ट को लगाने के लिए आपने उसकी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, तीनों चीजें देखनी होती हैं। ओ भाई ये प्रोसीजर है इसके अंदर। वो सब हुआ होगा ना, वो तो वही तो बोला ना हमने पहले बोले। देखो हमने शुरुआत कहाँ से की थी, हमने मिनट्स लिए सबसे पहले, उसमें आपको ये पता लग जाएगा कि डिसाइड क्या क्या हुआ है। क्लियर है? अच्छा ऑनलाइन में लोग प्लीज बताओ बात समझ आती है जल्दी से। ये तो इसकी डिस्कशन हो गई, पूरी डॉक्यूमेंटेशन ये हुई है, सही है, बेहतरीन। चलें अब अगले पे आते हैं, ये तो हो गया डन। अच्छा फिर बोल रहा है कि भाई दूसरा हिसाब किताब ये है कि क्योंकि ऊपर मैंने एक ऑपरेशन डिसकंटिन्यू किया है तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग। वो क्या कह रहा है, रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन बनाया हुआ है 90 मिलियन का फॉर एक्सपेक्टेड रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट इंक्लूडिंग अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर टर्मिनेशन बेनिफिट्स एंड रीलोकेशन इंक्लूडिंग मशीनरी एक्सपेंसेस। अच्छा भाई अब आपको तो ये पता है क्योंकि आप तो अकाउंटेंट्स हैं, रीलोकेशन एक्सपेंस कभी भी रीस्ट्रक्चरिंग के प्रोविजन में नहीं आता, वो कॉस्ट टू कंटिन्यू द बिजनेस होता है, वो रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन नहीं होता। फिर से याद करो, मैंने कल की क्लास में सिखाया था, लास्ट क्लास में IAS 37 में, कि कौन कौन से ऐसी कॉस्ट है जो पार्ट बनेगी और कौन कौन सी कॉस्ट है जो पार्ट नहीं बनेगी। पार्ट वो बनेगी जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। मैं अगर अपने बिजनेस को कंटिन्यू करने में प्रोहिबिटेड टू बी रिकॉग्नाइज अंडर IAS 37, यस मुझे बताओ अगर मैं अपने बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए कोई अखराजात कर रहा हूँ
तो क्या वो रीस्ट्रक्चरिंग का है या कॉस्ट टू कंटिन्यू द बिजनेस है? तो वो प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग का पार्ट नहीं बनेगा, वो इंक्रीमेंटल बनता है। यानी फॉर एग्जांपल मैंने ये जो फैक्ट्री फारिग की, मैंने एम्प्लॉय को बोला कि भाई तुम्हें मैं ये पैसे एडिशनल दूंगा, वो उससे आने वाला है। अब कल को तुम मुझे बताते हो सारे बच्चों, कल को मैं बोलूं अपने एम्प्लॉयज को यार तुम यहां से यहां शिफ्ट हो जाओ, क्या ये रीस्ट्रक्चरिंग है? नहीं, वो कंटिन्यू द बिजनेस है। यहाँ पे रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन का मतलब होता है डायरेक्टली रिलेटेड टू दैट रीस्ट्रक्चरिंग जो कॉस्ट आ रही है उसके होने से। तो उसके होने से जो हो रहा है वो तो यही है ना कि मैं जो उसको ऊपर पैसे दे रहा हूं, बाकी यहां से वहां मशीन लेके जा रहा हूं, दिस इज नॉट अ रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट। क्लियर है? वो कॉस्ट टू कंटिन्यू द बिजनेस है। वो तो आप नहीं भी करते रीस्ट्रक्चरिंग तो आप कर रहे होते, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इंक्रीमेंटल लेनी चाहिए। चलें, अब ये भी बात समझ आती है। चलें, दो बातें हो गई। अब आगे वो कह रहा है except for a few all the employees would be laid off as compensation, they would be paid lump sum amount and would be entitled to receive specific amount of ASL equity shares। यानी वो कह रहा है कि भाई आपकी जो आखिरी सैलरी होगी ना, which will be calculated based on the last drawn salary। बोला आखिरी जो सैलरी होगी ना आपकी, सैलरी लास्ट ड्रॉन, उसको मैं पर शेयर से डिवाइड कर दूंगा तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। मैं जैसे मुझ जैसे गरीब इंसान की 1 लाख सैलरी हो तो मैं 1 लाख रुपए रखूंगा न्यूमरेटर में और बोलूंगा भाई जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूं उस कंपनी की प्राइस चल रही है 20 रुपये, तो मैं 1 लाख रुपए को 20 से डिवाइड कर दूं तो 5000 शेयर्स मुझे मिलेंगे। वो ये कह रहा है। यानी अब मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या मैं उन्हें निकालने के लिए 2 चीज़ें दे रहा हूं, एक एडिशनल पैसे लमसम और दूसरा ये शेयर्स, तो क्या ये दोनों रीस्ट्रक्चरिंग के प्रोविजन का पार्ट बनने चाहिए? ये तो डिस्कशन हो गई ना, ये तो डिस्कशन हो गई। एक एक करके बताओ ऑनलाइन वालों, आप भी फ्लो में आपने क्या लिखा। सबसे पहले अगर मुझे रीस्ट्रक्चरिंग को वेरीफाई करना है, पहला स्टेप क्या होगा कि क्या रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन एज पर टर्म्स है या नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन बेनिफिट्स नो, स्टिल अगेन वी नीड टू इंस्पेक्ट द मिनट्स ऑफ बोर्ड ऑफ मीटिंग कि व्हाट हैज बीन एग्रीड देयर एज वेल। पहले बताओ बात समझ आ रही है? उसमें आपने जाके देखना है कि भाई लिखा क्या हुआ है, कितने लोग निकालूंगा। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस विद यू गाइस, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि उसमें स्पेसिफिकली ये लिखा हुआ है कि डिटेल फॉर्मल प्लान होता है। डिटेल फॉर्मल प्लान के बगैर तो आपका रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन हो ही नहीं सकता, ऐसा है। अच्छा, फिर क्या मैं चेक मैनेजमेंट वर्किंग फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन अमाउंट। अच्छा, ये भी आगे का स्टेप है। इफ यू विल मिस द स्टेप आपको नंबर नहीं मिलेंगे। यू आर इन CFAP 6, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। ये बड़ा क्रिटिकल मामला है। मतलब दैट्स वाई मैं आपको बिल्कुल, मुझे पता है कि भाई मैं जाग के मेहनत करके लगा के चीज़ें निकाल रहा हूँ ताकि एक एक करके समझा पाऊँ। सही है? तो कंडीशंस चेक करेंगे तो डायरेक्ट नहीं लेंगे मैनेजमेंट की वर्किंग। सबसे पहले हम एक यूँ लाइन ड्रॉ करते हैं ना कि चेक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, BOD यानी ऑब्टेन एंड इंस्पेक्ट मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड असेस what are the conditions that has been agreed for the purpose of restructuring। terms of restructuring देख लेंगे क्या उसके अंदर। फिर मैं बोलूँगा सही है भाई, if there is a detailed formal plan we will obtain a detailed formal plan indicating the number of employees who have been laid off, the terms that has been agreed, वो सब इंस्पेक्ट करूँगा उसमें से। अब मुझे पता लग गया क्या है, अब मैं बोलूँगा लाओ भाई वर्किंग दो। अच्छा, अब सेंस बनता है ना वर्किंग को देखने का, क्योंकि मुझे पता है कि उसमें क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए। अच्छा, फिर उस वर्किंग के अंदर आई बिलीव कि मैं ये मेक श्योर करूंगा कि कॉस्ट ऑफ रीलोकेशन होनी नहीं चाहिए। ये क्यों कह रहा हूं मैं? वो कंटिन्यू का बिजनेस है, वो आपकी रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन का पार्ट नहीं है। तो पहले बताओ मेरे बच्चों, क्या गेम समझ आती है? ये वाली बेहतरीन चीज़ है ये। चलो, ये भी हो गया। मैंने ये मेक श्योर कर लिया कि भाई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल आना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए। अच्छा, अब ये तो यहाँ तक बात हो गई। एम्प्लॉइज कैसे मेक श्योर करूँ कि उसकी लास्ट सैलरी यही थी? पेरोल ऑब्टेन करूँगा और मैं देखूँगा, और मैं जो प्लान था उस प्लान के अंदर देखूँगा। वेरी गुड, वेरी वेल डन। जो प्लान था मैं देखूँगा उसके अंदर कितने एम्प्लॉय ले ऑफ हुए थे और वो सारे निकाल लूँगा उसमें से, यानी ट्रेस बैक कर लूँगा पेरोल में उनकी सैलरी भी, और देखूँगा अगर मैंने उसको 3 सैलरी मल्टीप्लाई किया तो 3 को मल्टीप्लाई करके मैं बोलूँगा भाई हाँ यार ये पैसे हैं जो उसको देने चाहिए। अब मैं क्या करूँगा? मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर लूँगा।
कि ये आ रही है नहीं आ रही है। और जो मैंने लास्ट ड्रॉन पे उसको मैंने कहा है कि मैं आपको शेयर्स दूंगा, तो उसके लिए नंबर ऑफ शेयर्स कितने देने वो कैसे देखूंगा? नहीं, हम बोलेंगे कि सबसे पहले मैं लास्ट ड्रॉन सैलरी वेरीफाई करूंगा पेरोल से और इंस्पेक्ट कर लूंगा उसकी फेयर वैल्यू पर मार्केट शेयर फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज साइट, उसको डिवाइड कर लूंगा, मुझे मिल जाएगा आंसर कि कितने शेयर मुझे इसको इशू करने चाहिए। अच्छा देखो एक और चीज़ यहाँ पे बच्चे लिख रहे थे रीकैलकुलेट करूँगा, मैं भी वो जल्दबाजी में बता रहा हूँ, पर रीकैलकुलेट कैसे करूँगा ये लिखना है एग्जाम में। वी विल रीकैलकुलेट ना, ऐसा नहीं, we will recalculate the number of shares to be issued by obtaining a salary from the payroll sheet and dividing it by the number of shares, the amount of per share verified from the stock exchange website. क्लैरिटी है? पक्की बात है सर। हम कम्युनिकेशन टू एम्प्लॉयज़ को बिल्कुल जैनब सही कह रही हैं सर, हम कम्युनिकेशन टू एम्प्लॉयज़ को भी तो इंश्योर करेंगे कि whether is there any communication to employees to create a valid expectation among those affected। बिल्कुल। तो देखो तुम्हें पहले IFRS पढ़ाने का मकसद क्या था कि वहाँ से लिंक होकर खुद जवाबात दो, एग्रीड है? तो वो ग्रेजुअली अभी आहिस्ता आगे चलते रहेंगे, वो इम्प्रूव होता रहेगा। क्लैरिटी है? जल्दी बता दो सारे बच्चे, बेहतरीन है जी। हर कंपनी का टाइम वो होता है, क्या होता है वापस बताना? जैसे कंपनी होती है टर्मिनेशन से 1 मंथ पहले इंटरेस्ट रेट सर्व करती है एम्प्लॉयज को ले आपको ले कर दिया जाएगा, उन्हें ये भी शो करना पड़ेगा ना कि अगर नहीं होगा तो हो सकता है एम्प्लॉयज पे केस कर दें। नहीं पर वो ऐसी उसमें कोई है नहीं ना, वो तो बोल रहा है प्रोविजन कर रहा है ना, वो तो ऑलरेडी ज़्यादा पैसे दे रहा है, वो तो कर रहा है, उसका मसला नहीं, हम तो उसको वेरीफाई कर रहे हैं। अच्छा अब लेट्स रीड इट। सिंस ASL हैज डिसाइडेड टू सेल द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी or sportswear segment, it would classified as non-current asset held for sale. It would be presented separately in the statement of financial position, and the results of discontinued operation to be presented separately in the statement of comprehensive income। अलग अलग जो मैंने तुम्हें बताया था। आगे inquire from the management and read the board of directors minutes जो मैंने तुम्हें बताया, और उसमें देखो कि क्या बायर आइडेंटिफाई हुआ है, स्टेज ऑफ नेगोशिएशन क्या। ये क्यों देखना चाह रहा हूँ मैं? ताकि 1 साल में सेल हो जाए ये पता लग जाए मुझे। आगे ऑब्टेन कॉरेस्पॉन्डेंस, ये आप लोगों ने भी डिस्कस किया था मेरे साथ। ऑब्टेन द मैनेजमेंट वर्किंग एंड द बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज बीइंग कम्युनिकेटेड, मैंने तुम्हें इससे अच्छा बताया था। वर्किंग तो ले लो, पर आप ये बोलोगे कि भाईजान मुझे आप फिक्स एसेट रजिस्टर दें, मैं खुद एलोकेट करूंगा एसेट्स, एग्रीड है? और इस सेगमेंट के अगर कुछ रिसीवेबल्स हुए तो मैं देख लूंगा कि भाई स्पोर्ट्स वेयर की सेल से जितने रिसीवेबल आ रहे हैं सबको अलग कर लूंगा, तो जो होंगे अलग अलग होते जाएंगे, एग्रीड है? आगे देखते हैं। कोलैबोरेट द मैनेजमेंट वर्किंग विद द सब्सिडरी रिकॉर्ड्स रिपोर्ट्स एंड जनरल लेजर, कि जो उसने वर्किंग दी है उसको मैच कर लूंगा कि FAR से रिसीवेबल लेजर से सब उठ के सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। ऑब्टेन एंड इवेल्युएट द मैनेजमेंट assumptions फॉर वैल्यूएशन ऑफ द प्लांट, कंसिडर इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑडिट स्पेशलिस्ट टू असिस्ट इन इवेल्युएटिंग द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द रियलाइजेबल वैल्यू, इवेल्युएट द एडिक्वेसी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर। मैं आपको ये दावे से कहता हूँ कि हमने तो इससे ज़्यादा अच्छे डिस्कस किए थे, और वो भी वेरी टारगेटेड। हाँ वो तो सारे ही है ना जो अभी हमने किए थे, पर वो कह रहा हूँ इसमें बहुत सादा खुशबू लिखा हुआ है, हमने तो उसको और स्पेसिफिक करके करा था। क्लियर है? सही। सेकेंड लास्ट पॉइंट फेयर वैल्यू के लिए बोल रहा है, बिल्कुल रियलाइजेबल वैल्यू बेसिकली फेयर वैल्यू लेस, मतलब व्हाट इज द रियलाइजेबल वैल्यू, दैट फेयर वैल्यू और जो कॉस्ट टू सेल है जो जेब में आएगा। सही है अहमद? ये था इसमें, रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब ही यही है। ओके, ASL has rightly recognized the provision for restructuring costs that it has announced the plan. However, it also seems that ASL has included certain cost relocation expense which are not, ये आप लोगों ने भी बता दिया कि भाई ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। Inquire from the management, read the minutes of the meeting जो मैंने आपको बताया। Obtain any working prepared by the client for, क्योंकि देखो आपको जब पता ही नहीं होगा टर्म्स तो वर्किंग लेके क्या करोगे। अगर ये सादा खुशबू पास करवा दे तो चलेगा, सही है। हाँ देखो यार सादा खुशबू पास तो करा ही देगा, पर क्यों ना हम थोड़ा सा अच्छे की तैयारी करें, क्योंकि कोई भंड मार भी दें तो सादा खुशबू पे आके रुक जाए। तो सीखते अच्छे वाले हैं, सादा खुशबू तो वैसे ही तुम लोग लिखते ही हो, यही है ना भाई, मतलब इससे ज़्यादा ही क्या हो सकता है। तो हम ये कह रहे हैं
कि सही है भाई, लेट्स गो फॉर द बेस्ट, और अगर उसमें से कुछ भूल जाते हो, नहीं लिख पाते, तो सादा तो लिख के ही आओगे। तो लिखना अच्छा है, टारगेटेड लिखना है ताकि उसको भी समझ आए। क्लियर है यानी? ओके, आगे चलते हैं। सिंपल सिंपल लिखा हुआ है, पर हमें पता होना चाहिए कि इसके पीछे का मतलब क्या है। सही है? ये आईकेप के पास पेपर हैं सारे, मैंने तुम्हें जितने भी कराए सिवाय वो कबीर लिमिटेड वाला जिसमें मैंने गेम की थी IFR 16 की, उसके अलावा सारे आईकेप के करा रहा हूँ। मैंने तो ये मतलब कसम उठाई है कि मैंने सारे पास पेपर क्लास में कराना है। तो मैं देखो ना, फ्लो में लेके चल रहा हूँ मैं, जो सिनेरियो करा देता हूँ मैं बोलता हूँ उसका पास पेपर ढूंढ के करा दो उनको। सही है? तो आई थिंक इससे प्रैक्टिस भी आपकी जारी और सारी रहेगी, आपको टेंशन नहीं होगी कि मुझे पीछे पास पेपर करना है, वो है। तो ये सारी मेहनत मेरी तरफ से है। चलें इधर, अब हमने कहा ऑन अ सैंपल बेसिस कोलैबोरेट द वर्किंग एंड, हमने तो ये कहा था कि भाई ऑप्टेन कर लो, पेरोल डेटा मैच कर लो, सारे एम्प्लॉइज आ रहे हैं या नहीं आ रहे। Ask the management to exclude the cost of relocation staff and plant from the restructuring provision. Obtain all lists of employees who have been made redundant and ensure that all of them are included in the calculation. Inquire from the management about the details of severance pay that has been communicated to the employee. मतलब वो correspondence वाली बात कह लो तो भी बात एक ही है। अच्छा, obtain the market value of share of the above mentioned date to determine the amount recognized as share based expense in restructuring provision. ये भी तो पता होना चाहिए ना। पहले बताओ ऑनलाइन वालों, यहाँ तक कोई मसला? जल्दी से, क्लैरिटी है? चलें ओके, ये तो हो गया ये। अब आ गया ये, अब हमने कहा था क्योंकि रिस्क से रिलेटेड जितने स्टैंडर्ड्स लिंक होके आ रहे होंगे मैंने सब एक जगह करने थे, जिसके अंदर ऑल टुगेदर फ्रॉड भी आता है तो आगे भी आएगा। और मैंने शुरू में कुछ बातें भी बताई हैं फ्रॉड रिस्क फैक्टर की, जैसे कि आपको पता है ईयर एंड के करीब करीब रेवेन्यू बुक होना, एस्टिमेट्स का अनरीजनेबली चेंज होना, कि भाई पहले प्रोविजन 10% होता था 2% कैसे हो गया, तो ये तो थोड़ी एनॉमली लगती है ना। तो यहाँ हो सकता है फ्रॉड। और आपको नहीं लगता कि जहाँ ज़्यादा सब्जेक्टिव चीज़ें होती हैं, ज़्यादा जजमेंट्स होती हैं, वहाँ पे फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे उसको कुछ प्रूफ करने के लिए मौजूद नहीं होता। बोलता अंदाज़ा तो है, पर बीइंग एन ऑडिटर आपको उसकी रीजनेबलनेस का अंदाज़ा लगाना है। अच्छा, तो स्टैंडर्ड ने पता है क्या किया? 540 का पूरा स्टैंडर्ड बना दिया एस्टिमेट्स के ऊपर, कि अगर आप एस्टिमेट्स को ऑडिट करोगे तो तरीक़ाकार क्या होगा। तो आप मेरी थीम समझें, मैंने एज 315 उठाया, जिसके अंदर वो कह रहा है एंटिटी को समझो, इन्वायरमेंट को समझो, उसके इंटरनल कंट्रोल्स को समझो। तो उसका कुछ कुछ चीज़ें कराते हुए यहाँ तक आ गया, जैसे फ्रेमवर्क की चीज़ें भी कराई कि IFRS 5 चल रहा है, रीस्ट्रक्चरिंग चल रहा है, IFRS 8 चल रहा है, वो फ्रेमवर्क की अंडरस्टैंडिंग थी कि ऑपरेशंस ऐसे हैं, ये करने लगा है। फिर इंटरनल कंट्रोल की कुछ चीज़ें सीखी थी, आगे और आएंगी एडवांस वर्जन। फिर हमने कहा कि यार अगर तुम किसी क्लाइंट को देखो, मैं तुम्हें वैसे सोचने का तरीका दिखा रहा हूँ, तुम किसी सवाल में देखो और तुमने देखा कि यार किसी सवाल में 5-6 लाइन आइटम आ रहे हैं, जैसे कि तुम लोग अब पार्टिसिपेट करना है। जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का, ECL, IFRS 9 का प्रोविजन, ऐसा है बच्चों? ECL IFRS 9 का प्रोविजन, उस पर मैं अलग से भी क्लास लगाऊंगा। वो इतना कॉम्प्लेक्स होता है ना कि तुम्हारी सोच है, वो ये देख रहा होता है कि एक एक बंदा कैसे बिहेव कर रहा है। यानी वो क्या करता है, अगर फॉर एग्जांपल एक बैंक है, क्योंकि मैं बैंक का ऑडिटर हूँ तो मुझे ज़्यादा पता है और मैं इन्वॉल्व भी रहता हूँ। एक बैंक है, सही है, मैं ज़रा यहाँ पे खोल भी देता हूँ ना उसका चार्ट। हम ये कह रहे हैं कि अगर एक बैंक है तो उसके मल्टीपल सेगमेंट्स हैं, सही है। मैंने कहा कि भाई वो रिटेल में लोन देता है, सही है, वो एग्रीकल्चर को लोन देता है, सही है, वो हाउसिंग लोन देता है और कार लोन एक्सेट्रा व्हाटसोएवर, सही है। वो कह रहा है कि अगर आपका कोई लोन रिसीवेबल है, ये आपका लोन रिसीवेबल आ रहा है, तो क्या आप कह सकते हैं इसमें कार फाइनेंसिंग का भी रिसीवेबल होगा, हाउसिंग का भी होगा, रिटेल और एग्रीकल्चर सबका होगा। इस बात को मानते हो? देखो IFRS 9 की बेस रख रहा हूँ आज, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है आज,
और आगे तो जाके ऐसा सिखा दूंगा कि तुम बोलोगे चलो भाई हम अप्लाई भी कर सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। तो प्लीज़ को सुनना, फोकस है, तुम्हारे लिए बड़ी अहम चीज़ है ये हो सकता है। हम बचपन में क्या करते थे, बचपन में करते थे कि भाई इन पूरी अमाउंट को 5% से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको प्रोविजन मिल जाता था, ऐसा ही है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, यही हुआ करता था ना। अब दुनिया ना इससे बहुत आगे निकल चुकी है, अब दुनिया इससे बहुत आगे निकल चुकी है। वो पता है क्या कहता है, आप पहले उठाएं कार फाइनेंसिंग। मैंने कहा अच्छा उठा ली। ये बड़ी अहम बात है जो आज सिखा रहा हूं मैं। मैंने सबसे पहले कौन सी फाइनेंसिंग उठाई, जल्दी बताओ? कार फाइनेंसिंग। अच्छा, मैंने कहा कार फाइनेंसिंग का क्या करूं मैं? उसने बोला पहले ये देखो कि इसमें पीरियोडिक डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी कितनी है। मैंने कहा ये भाई ये तो अजीब सा नाम है, पीरियोडिक डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी। उसने बोला डिफॉल्ट होने के चांसेस कितने हैं, डिफॉल्ट होने के चांसेस कितने हैं। पहले बताओ ऑनलाइन वालों, बात समझ आ रही है? मैं तुम्हें ईसीएल तुम्हारे दिमाग में फिक्स कर दूंगा आज, तुम खाली टाइम दो आज मुझे, सही ना? आज मैं बहुत फ्रेश हूं, सुनो मेरी बात, बताओ समझ आ रही है बात? सबसे पहले वो क्या कह रहा है, अच्छा मुझे क्या निकालना है, प्रोविजन। मुझे क्या निकालना है, प्रोविजन। मैंने कहा मैं सीधा सीधा 5% लगा दूंगा। पहले वो कह रहा है पीरियोडिक डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी देखो, क्या कह रहा है, पीरियोडिक डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी देख लो। मैंने कहा अच्छा ये कैसे निकलेगी? उसने बोला मैं आपको बताता हूं माइग्रेशन मैट्रिक्स, क्योंकि मैं अप्लाई करवा रहा हूं बैंक्स पे तो मुझे ज्यादा अच्छा पता है। सुनना क्या करवा रहा है वो, माइग्रेशन क्या निकालने के लिए। थोड़ा सा इसको आसान करते हैं। डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि इस रिसीवेबल के डिफॉल्ट होने के चांसेस कितने हैं, इस रिसीवेबल के डिफॉल्ट होने के चांसेस कितने। मैंने कहा ये मुझे कैसे पता लगेगा, नजूमी हूं क्या? उसने बोला नहीं, आप माइग्रेशन मैट्रिक्स बनाए आपको पता लग जाएगा। मैंने कहा अच्छा मुझे 2 मिनट दे, बनाता हूं। सही है, इधर उसने मुझे बोला कि यहां पे आप लिख दें नॉट येट ड्यू, यहां पे भी आप लिख दें नॉट येट ड्यू। मैंने कहा अच्छा इसका क्या करूं? उसने बोला कि भाई नॉट येट ड्यू में बताओ कि अगर आप खड़े हुए हो, प्लीज सुनना, यहां पे आप खड़े हुए हो 30 जून 2024 पे, तो आप बताओ आपके ऐसे कितने लोन्स हैं कार फाइनेंसिंग में जो कि नॉट येट ड्यू में आ रहे हैं। मेरी बात सुने, कितने लोन्स हैं ऐसे जो कि नॉट येट ड्यू में आ रहे हैं। अच्छा, हमने कहा कि भाई वो आ रहे हैं हमारे पास 560 लोन्स। कौन सी तारीख पे, 30 जून पे। अच्छा, फिर बोल रहा है कि ये बताओ कि 30 जून की तारीख के ऊपर ऐसे कितने लोन्स हैं जिसको ड्यू हुए हुए 30 दिन हो चुके हैं, 30 दिन हो चुके हैं। मैंने कहा कि भाई वो तो हैं 400 लोन्स। अच्छा, फिर मैंने कहा कि ये बताओ, अच्छा इसको हम कहते हैं ब्रैकेट्स, क्या कहते हैं, ब्रैकेट्स, एजिंग ब्रैकेट्स। इतना 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 तो पुराना हो चुका है, यानी आज मैं 30 जून पे खड़ा हूं तो मैं तुमसे पूछूं कितने ऐसे लोन्स हैं क्वांटिटी वाइज जो कि ड्यू नहीं हुए, कितने हैं? 560। 30 जून की तारीख पे कितने ऐसे लोन्स हैं जो 30 दिन पुराने हो चुके हैं? 30 दिन पुराने का मतलब है उसकी इंस्टॉलमेंट ड्यू हो चुकी थी, उसने पे नहीं की। वेरी गुड। अच्छा, फिर हमने कहा कि भाई 60 दिन पुराने कितने हो चुके हैं? तो उसने कहा कि भाई ये हो चुके हैं 380 लोन्स। मैंने कहा फिर बता दो। ओवर 90 डेज ओवर ड्यू। उसने कहा कि भाई ये हो चुके हैं 220 लोन्स। कोई मिला के टोटल लोन्स आपसे पूछे कितने, प्लीज टोटल करके बताते हैं उसको। कैलकुलेटर अगर आपके पास है तो प्लीज उस शक्तियों का इस्तेमाल करें जल्दी से। कसम है तुम्हें, तुम्हारी माँ की, जल्दी बताओ।
अबे मुंशी कैलकुलेट कर ले। 1440। 1440। अच्छा मुझे एक बात बताते हो मेरे बच्चों, क्या ये लोन की अमाउंट है या लोन का काउंट है? काउंट है, लोन की अमाउंट नहीं है। अच्छा अब सुनना, मैंने कहा मैं इसके अगले महीने पे आया। अगला महीना क्या है? 31 जुलाई 2024। एग्रीड? 31 जुलाई 1560 बनता है। भाई ये बच्चे कह रहे हैं 1560 बनता है, यही है? ओके 1560 लोन्स बनते हैं। अच्छा अब प्लीज सुनना, प्लीज सुनना, मैंने कहा नॉट डियर ड्यू में कितने हैं? उसने बोला 600 लोन्स हैं। मैंने कहा अच्छा अब तुम लोगों ने मुझे बताना है। मैंने कहा कि भाई 31 जुलाई को एक महीने बाद ऐसे कितने लोन्स हैं जो 30 दिन पुराने हो चुके हैं? एग्रीड? अच्छा उसने कहा कि भाई 30 दिन पुराने हो चुके हैं आपके कोई ऑल टुगेदर, यहां पे हम कर लेते हैं इसको 120 लोन्स। अच्छा मैंने कहा इसी दिन पे 60 दिन पुराने कितने हो चुके हैं? उसने बोला कि भाई ये हो चुके हैं आपके ऑल टुगेदर 180 लोन्स। और मैंने कहा 90 दिन पुराने कितने हो चुके हैं? उसने बोला, या इसको हम यूं कर लेते हैं 370 लोन्स। सही है? अच्छा अब प्लीज मेरे बच्चों मेरी बात सुनना, मैं पता है क्या करूंगा, इसको इससे डिवाइड कराऊंगा। 120 को जरा डिवाइड कराते हो उससे, जीरो पॉइंट यानी 21.4%। यही आ रहा है? अच्छा पीडी परसेंटेज इसको इससे डिवाइड कराओ। %45। अच्छा स्टैंडर्ड ये कहता है कि जो 90 दिन ओवर ड्यू हो जाता है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है? यानी IFRS 9 आपका ये स्पेसिफिकली कहता है कि जो लोन 90 दिन से ऊपर चला गया और जिसने पैसे, वो किसी का बाप भी रिकवरी नहीं कर सकता। उसकी डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 100%, अनलेस कि आपका डेटा कुछ और कहता हो। अच्छा पहले बताओ मेरे बच्चों, बात समझ आ रही है? यहां तक की बात समझ आ रही है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ प्लीज, खुदा ये वास्ते। कॉम्प्लेक्स एरिया में मैं खुद घुसाऊं ताकि तुम्हारे भेजे में फिक्स कर दूं ये। एग्रीड है? पक्की बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे। एक एक चीज सिखा रहा हूं तुम्हें, कभी तुम लोग ECL की वर्किंग देखोगे तुम्हें चक्कर नहीं आएंगे जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, गेम पलट जाएगी इससे। अच्छा अब सुनना, मैं पता है क्या करूंगा, ऐसे मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ये परसेंटेज निकाल लूंगा पिछले 3 सालों की कि अच्छा अब देखो ये माइग्रेशन मैट्रिक्स बता क्या रहा है। देखो तुम्हें लॉजिक बता दूं, क्योंकि मैंने स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स भी देखी इसमें, लोगों के साथ बैठा भी, बैंक्स में अप्लाई कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर बनवा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि यार चल क्या रहा है। सुनो इधर, ये पता है क्या बता रहा है, जो पहले लोन्स 560 नॉट डियर ड्यू में थे उसके कितने चांसेस है कि वो 30 दिन ओल्ड हो जाएंगे? आगे जाने के चांसेस क्या है? माइग्रेट कैसे हो रहा है, माइग्रेशन मैट्रिक्स। अच्छा जो पहले 30 दिन में पड़े हुए थे उसके कितने चांसेस हैं कि वो आगे जाएगा? और जब 90 पे चला गया तो फिर आप कलमा पढ़ लें, खत्म पैसे। पहले बताओ पीरियोडिक डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी का मतलब समझ आ रहा है? हाँ या ना में जवाब दो खुदा के वास्ते। पीडी का मतलब समझ आता है? जल्दी से मेरे बच्चों, बेहतरीन है। पीरियोडिक डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी का मतलब समझ आता है। अच्छा मैं पता है क्या करूंगा, ऐसी परसेंटेजेस निकालता रहूंगा मंथ ऑन मंथ, कितने सालों की? पिछले 3 सालों की, और यहां पे ले लूंगा उसका एवरेज। भाई ऐसी वर्किंग होती थी, कॉम्प्लेक्स होती है तुम्हारी सोच है, इसमें हाई एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स होते हैं। तो तुम जहां भी देखोगे ना बैंक में, कोई लिस्टेड बैंक होगा उस पर की ऑडिट मैटर आता है, इस पे ECL पे
क्या आपको नहीं लगता कि इस पे ऑडिटर की सिग्निफिकेंट अटेंशन लगेगी? हाँ या नहीं? एन ऑडिटर के लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर होगा एन ऑडिट ऑफ करंट पीरियड, क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट रिस्क है। सर सिग्निफिकेंट रिस्क क्यों? क्योंकि हाई एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स इन्वॉल्व हैं। तो देखो ना, ये एक चीज है, इतनी कॉम्प्लेक्स वर्किंग है। अब आगे सुने, मैंने जब इन सब का एवरेज लिया ना, इन सब का एवरेज लिया, तो यहां पे एक एवरेज परसेंटेज आएगी जो मुझे ये बताएगी, अब मेरी बात सुनना, नहीं समझ आए हाथ क्या रोक लेना यहां पे, पर कंफ्यूजन भेजे में लेके नहीं जाना। अच्छा, अब जब मैं प्रोविजन निकाल रहा हूँ ना, मैं इस कार लोन में से, हम कार लोन की बात कर रहे हैं ना, इस कार लोन में अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास टोटल मिला के कोई 200 मिलियन के लोन्स हैं, कितने मिलियन के? कौन सी तारीख पे? 31 दिसंबर 2025 पे, क्योंकि पिछले 3 सालों का यूज करके ला रहा हूं। वो कह रहा है इस 200 मिलियन में से आप ना एज वाइज ब्रेक कर लें। अच्छा, अगर मैं नॉट ईयर ड्यू पे जाऊं, नॉट ईयर, तो इसके अंदर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि 25 मिलियन के लोन ऐसे हैं जो कि नॉट ईयर ड्यू है। मैंने कहा इसके डिफॉल्ट होने के चांसेस कितने हैं, मुझे कैसे पता? अभी निकाला, कितना था वो? 21.4%। देखो इतना स्पेसिफिक होता है कि हिस्टोरिकली इसके लोन्स कैसे बिहेव कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? तो मैंने नॉट ईयर ड्यू पे कितनी परसेंटेज लगा दी? 21.4%। पहले बताओ मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ आती है? जल्दी से सारे बच्चे, क्लैरिटी है, बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, इतनी सी भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये तो हो गया पीडी, पीरियोडिक डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी। अच्छा, अब इसके अंदर मैं ये कहूं कि ओवरड्यू 30 डेज हैं, तो मैं उस पर कितनी परसेंटेज लगाऊं? क्योंकि वो आगे जाएगा। एग्रीड? पक्की बात है? ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ, बात समझ आ रही है? अच्छा, ये मैं अभी भी सादा खुशबू के कर रहा हूं, इसमें और कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, इसमें और कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, मैं फिर बता रहा हूं। चलें, मैंने कहा कि भाई वो अज्यूम कर लेता हूं कि 75 मिलियन है, 45% लगा दी। अच्छा, कोई आपसे पूछे यार कार फाइनेंसिंग में कितना परसेंट प्रोविजन रेट चल रहा है, आप बोलोगे कोई एक या सब पे अलग अलग? हाँ भाई जल्दी बताओ, एक बोलोगे सब पे अलग अलग? अच्छा, अलग अलग किस बेस के ऊपर? स्टेजिंग के बेस के ऊपर, ऐसा है? पहले बताओ ऑनलाइन वालों, बात समझ आ रही है? जल्दी से मेरे बच्चों, जल्दी से जानी, क्लैरिटी है? सब पे अलग अलग, यानी भाई सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि इस परसेंटेज को निकालने के लिए जो डेटा यूज हुआ है, क्या वो एक्यूरेट है या नहीं है? मुझे गेम करनी हो ना, मैं मैनेजमेंट की साइड पे बैठा हूं, मैं डेटा ही चेंज कर दूं, तो अगर एजिंग चेंज हो गई तो क्या प्रोविजन का पूरा अमाउंट भी क्या हो जाएगा? तो पहले तो आपको मुसीबत यह है कि आपने ये देखना है कि इस डेटा की जनरेशन के ऊपर क्या कंट्रोल्स हैं, कि डेटा एक्यूरेटली आ रहा है, सिस्टम एजिंग सही बना रहा है या नहीं बना रहा। तो पहले बताओ मेरे बच्चों, बात समझ आती है? एजिंग वाली बात समझ आती है? कितना कॉम्प्लेक्स है, कितने कंट्रोल्स होंगे? तो ऐसे तो पता नहीं कितने सालों का डेटा, 3 सालों का तुम्हें प्लॉट करना है और तुम्हें देखना है ये सारी चीजें। चलो, ये तो तुम्हें मिल गई पीरियोडिक डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी। एग्रीड? चलें, ये भी बात समझ आती है। अच्छा, अब ईसीएल का फॉर्मूला थोड़ा सा समझते हैं। ईसीएल निकलता कैसे है सर? एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस निकलता है एक्सपोजर एट डिफॉल्ट। एक्सपोजर एट डिफॉल्ट का मतलब है वो अमाउंट ऑफ लोन जो डिफॉल्ट होगी, ईएडी, टोटल रिसीवेबल। इसमें से कोलेट्रल माइनस कर दिया करो। कोलेट्रल का मतलब यह है कि जो तुम्हारे पास सिक्योरिटी रखी हुई है, वो एक्सपोजर एट डिफॉल्ट नहीं। क्यों नहीं है? उसका तो एक्सपोजर ही नहीं है ना। तो ईएडी का मतलब समझ आता है, हाँ या नहीं? चलें, ओके। फिर वो बोलता है इसको पीडी से मल्टीप्लाई कर दो, अभी सिखाया, ऐसा है? अच्छा, पर क्या पीडी पूरे लोन की एक ही होती है या अलग अलग होती है? वेरी गुड, ये सीखना था आज की क्लास में, अलग अलग होती है। अच्छा, मैंने कहा इससे ईसीएल आ जाएगा, उसने बोला नहीं, आपने
LGD परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है, जिसका नाम है लॉस गिवन डिफॉल्ट। आया को थोड़ा चीता कर देंगे हम। अच्छा, एक्सपोजर डिफॉल्ट है, EAD का मतलब होता है ना एक्सपोजर ये मैंने जब पिछली बार पढ़ा था ना तो बच्चे वाकई में जाके बैंक में मुझसे पूछ रहे थे कि भाई सर ये तो बता देंगे मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा, गलतियाँ निकाल के आ गए उसकी कि गलत है मॉडल। तो भाई इतना कॉम्प्लेक्स है, 100% निकलती गलती, इतना कॉम्प्लेक्स है, इतनी जजमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें तो आपको ऑडिट करना आएगा तो करोगे ना, समझ ही नहीं आएगा तो ये देखो। अच्छा पहले तो बताओ ये पूरी इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ कि हाईली कॉम्प्लेक्स एरिया है, हाईली जजमेंटल है, हाई एस्टिमेट्स हैं, हाई जजमेंट्स हैं, ऑडिटर का सिग्निफिकेंट टाइम लग रहा है यहाँ पे, इट विल रिजल्ट इन कैम, अगर लिस्टेड कंपनी है वो सारी चीज़ें। आगे सुने। अच्छा अब मुझे बताओ क्या इन दोनों से ECL आ जाएगा या मुझे LGD भी देखनी है? LGD भी देखनी है। पहले बताओ मेरे बच्चों बात समझ आ रही है? जल्दी से बता दो, LGD भी देखनी है। अच्छा अब होता क्या है LGD के लिए, यहां पे कर लेते हैं फॉर लॉस गिवन डिफॉल्ट, हम एक मॉडल बनाते हैं फिर से सिर्फ यूज करने के लिए। वो मॉडल क्या है? वो मॉडल ये है कि मैं ये देखूंगा कार फाइनेंसिंग में अगर जनवरी 24 में सही है 500 लोन्स, बल्कि मुझे टोटल करके बता दो ना, ये वाले ये 400 से लेके यहाँ तक प्लीज टोटल बताते हो कितना है? हाँ जी 1000 हो रहा है। 1000 लोन्स क्या डिफॉल्ट में थे? हाँ या ना में जवाब दो। मैंने नॉट येट ड्यू वाले क्यों नहीं निकाले? वो तो डिफॉल्ट है ही नहीं। अच्छा फिर मैं देखता हूं कि इसमें से रिकवरी कितने की हुई। लेट से मैंने यहां पे अगले महीने देखा 200 लोन्स की क्या हो गई Feb 2024। मैं इसको पिछले वाले से डिवाइड कराऊंगा और मैं देखूंगा रिकवरी परसेंटेज कितनी आ रही है, रिकवरी परसेंटेज कितनी आ रही है जल्दी बताओ। 20%। देखो ये पूरा एस्टिमेट बन रहा है, बेस्ड ऑन द जजमेंट्स, पूरा मॉडल बन रहा है इसका। अच्छा कोई आपसे पूछे जल्दी बताओ एक लोन के डिफॉल्ट होने के चांसेस कितने हैं अगर वो 1 से लेके 30 में? 21.4%। साथ साथ बोलना है, बड़ी बेहतरीन क्लास चल रही है। 21.4% उसके डिफॉल्ट होने के चांसेस हैं, पर डिफॉल्ट हो भी गया तो कितने % चांसेस है पैसे दे देगा? तो कहने का मतलब ये है तो 80% लॉस गिवन डिफॉल्ट है। गेम समझ आई? यानी आपने बोला कि मैं मानता हूं यार, अच्छा ये तो मैंने कहा एक ही किया है, ऐसे पूरा एवरेज निकलता है इसका, ये भी 3 सालों तक प्लॉट होता है, ये भी 3 सालों तक प्लॉट होता है। अब जरा गेम समझें वापस से। सबसे पहले आपको चाहिए एक्सपोजर के पैसे कितने फंसे हुए, एक सिंगुलर लाइन आइटम चाहिए या एज वाइज चाहिए। अच्छा फिर आप क्या निकालते हैं? डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी कि इन सब के आगे जाने के चांसेस कितने हैं, कि नॉट येट ड्यू 30 में कब चला जाएगा, कितने चांसेस हैं। अच्छा 30 वाला 60 में और 60 वाला 90 पे, कितने चांसेस है कि वो चला जाएगा? पहले बताओ मेरे बच्चों बात समझ आती है? जल्दी से सारे बच्चों जल्दी से, यहां तक बात। चलो ये तो हो गया एक फ्लो। अच्छा मैंने कहा मेरे पास एक्सपोजर डिफॉल्ट आ गया, PD आ गया, क्या इस पे मैं परसेंटेज अप्लाई करके लॉस निकाल लूं या मैं देखूं यार रिकवरी भी हो सकती है? अच्छा तो इस केस में रिकवरी रेट कितना है, तो लॉस रेट कितना है? तो अब यूं करें, अब मैं एक चीज बोलने लगा हूं यहां पे। अगर मैं कह रहा हूं कि यहां पे 1 से लेके 30 तक, यानी जो नॉट येट ड्यू थे और अब वो आगे जाएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी थी, यानी उसकी अमाउंट थी कितनी? 25 मिलियन। ये एक्सपोजर डिफॉल्ट है, अज्यूमिंग कोई कोलेटरल नहीं है।
अच्छा इसके ऊपर क्या लगा दे 21 पॉइंट, इसके डूबने के चांसेस 21.4 हैं, पर ये डूब के भी आ जाएगा, तो जाएगा कितना, ये मल्टीप्लाई करूंगा तो भाई ECL आ जाएगा। गेम है, समझ आती है? ऑनलाइन मतलब प्लीज बताओ बात समझ आती है? इसके पैसे आप अलग से भिजवा दीजिएगा मुझे, सही है, क्योंकि हम क्लाइंट से 3-3 लाख डॉलर लेते हैं इसके। पर खैर अभी ये दिस इज़ अ वेरी सिंप्लीफाइड वर्जन, इसमें थोड़ी सी और चीज़ें होती हैं जिसमें हम इकोनॉमिक फैक्टर से मैं इसको लिंक करता हूँ, वो आगे की क्लास में सिखाऊंगा, बस सिखाऊंगा लाजमी, वो भी फ्री में, सही है। 25 कैसे निकाला जानी, ये अज्यूम्ड है ना कि एजिंग में आ रहा होगा, क्लियर है अहमद? ओके अच्छा पहले बता दो जानी, क्या ECL का बेंचमार्क समझ आता है कि एक्सपोजर एट डिफॉल्ट, पीरियोडिक डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी और लॉस गिवन डिफॉल्ट। कोई आपसे पूछे यार अगर डिफॉल्ट के चांसेस हैं तो कोई मसला नहीं, उसमें से भी रिकवरी हो जाती है, तो फिर अल्टीमेट जो डूबेंगे वो 80% डूबेंगे, क्लियर है? क्लैरिटी ऑनलाइन में तो जल्दी से इजाज़त दो तो फिर आगे चलें जल्दी से। ओके तो यानी हमने कहा कि भाई अब हम बात कर रहे हैं ऑडिटिंग एस्टिमेट्स की, नया आयजा भी खोल दिया आज, जो जो लिंक है सब लेके चल रहे हैं। चलें, हमने ये कहा भाईजान कि अगर मैं 540 आयजा को देखूं तो ये बात करता है एस्टिमेट्स को कैसे ऑडिट किया जाता है। ये फिर बता रहा हूँ, ये सिर्फ आपको आइडिया देता है, करना जो है वो हमें ही है। अच्छा मैंने कहा एस्टिमेट्स कहाँ कहाँ इन्वॉल्व होते हैं, ज़रा वैसे ही बात कर लेते हैं। क्या वारंटी प्रोविजन में एस्टिमेट इन्वॉल्व होता है? आई थिंक इसको तो ऑडिट करना सिखा भी चुका हूँ कि आप ये देखते हैं कि हिस्टोरिकली जो है जितनी सेल की है उसमें से माल कितना वापस आता है, तो वारंटी परसेंटेज आता है, क्लेम परसेंटेज आ जाती है, उसको फिर रिपेयर की अमाउंट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वो सारी चीज़ें वो भी एस्टिमेट्स हैं। पर मुझे आपस की बात है, मुझे लगता है कि वो हाई रिस्क एस्टिमेट नहीं है। एस्टिमेट तो था पर वो हाई रिस्क एस्टिमेट नहीं था। क्यों? क्योंकि इतने एस्टिमेट्स नहीं थे। यहाँ पे तो देखो ECL में तबाही मची हुई थी, ऐसा ही है। सही है, सेगमेंट के बेस पे निकलता है, प्रोडक्ट के बेस पे, सेगमेंट के बेस पे है ना, सेगमेंट के बेस पे आप जितना उसको ब्रेक करेंगे उतना परफेक्ट आंसर आएगा, क्लियर है? अच्छा प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग भी एक एस्टिमेट है, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी यानी रिफंड लायबिलिटी बेसिकली कि वापस आएगा नहीं आएगा, वो सारी चीज़ें, सही है। तो यहाँ पे ये भी लिख देते हैं। अच्छा और वैल्यू इन यूज वर्किंग भी एस्टिमेट है। अच्छा और अगर हम इसमें 5वां डाल दें, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस ECL, ये भी एक एस्टिमेट है। मैं वैसे आपसे पूछूं, सबसे पहले आपका बीइंग एन ऑडिटर जो रिस्क होता है ना, वो ये होता है कि यार जो एस्टिमेट डेवलप करने के लिए सोर्स डेटा है वो एप्रोप्रिएट और कंप्लीट हो, वो एप्रोप्रिएट और कंप्लीट हो। पहले बताओ इस बात को मानते हो? अभी तुम्हें एग्जांपल देने का मकसद यही था कि इतनी लंबी इसलिए की कि तुम्हें ये बात समझ आ जाए कि भाई अगर तुम्हारा सोर्स डेटा गलत है तो तुम्हारा आउटपुट भी गलत ही आएगा, क्योंकि तुम उसमें जितनी भी छेड़खानी कर लो वो चीज़ें गलत निकाल के देगा, परसेंटेज गलत निकाल के देगा, तो अप्लाई करोगे तो वो आंसर भी। तो सबसे पहला आपका जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए तो एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ द सोर्स डेटा, कि कहाँ से आ रहा है। तो अगर मैं वैसे पूछूं, क्योंकि हम आईटी की दुनिया को भी थोड़ा सा छेड़ते हैं यहाँ पे, हम जब किसी सिस्टम को ऑडिट करते हैं तो उस पर ITGC करते हैं, IT जनरल कंट्रोल्स। अच्छा जनरल कंट्रोल्स का मतलब ये होता है कि उसका डेवलपर अलग हो, उसका यूज़र अलग हो, वो लाइव होने से पहले टेस्ट हुआ हुआ हो, देन गो लाइव, वो प्रोडक्ट मैनुअल्स होने चाहिए कि कैसे यूज़ होता है। अच्छा ये तो ये हो गया। फिर ITGC के अंदर ही आता है चेंज मैनेजमेंट। क्या पूरा साल कोई इस प्रोग्रामिंग में चेंजिंग तो नहीं कराई गई?
फिर इसमें आती हैं आईटी एप्लीकेशन कंट्रोल की टेस्टिंग। अच्छा सुनना, आईटी एप्लीकेशन कंट्रोल का मतलब ये है, प्लीज सुनिएगा, बड़ी अहम बात है। आईटी एप्लीकेशन कंट्रोल का मतलब है कि क्या सिस्टम एजिंग सही प्रिपेयर कर रहा है। तो देखो, आपको पहले सिस्टम पे रिलायंस लेनी है जिससे डेटा आएगा। तो आप लोगों ने बचपन में सीखा था, इसका नाम होता है, इस कंट्रोल का, अगर वो एजिंग बना रहा है ना, लिमिट चेक कंट्रोल। एक लिमिट के बाद वो बता देगा ये एजिंग, एक लिमिट के बाद बता देगा ये एजिंग। वो लिमिट चेक कंट्रोल लगा हुआ होता है, ऐसा है। तो ये कंट्रोल आपने पहले टेस्ट करने होंगे। यानी इसको मैं कैसे टेस्ट करवाता हूँ पता है? मैं अपने आईटी वाले के साथ बैठता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ मेरी बात सुन जरा, मेरा भाई ये एप्लीकेशन कंट्रोल टेस्ट करना है। अच्छा, उससे पहले जनरल कंट्रोल कर चुका हूँ कि सिस्टम में छेड़खानी तो नहीं की किसी ने। मैं फिर किस पे आता हूँ? एप्लीकेशन कंट्रोल पे। अच्छा अब सुनना, मैं जैसे ही एप्लीकेशन कंट्रोल पे आया, उसमें से मेरा अभी मकसद, बाकी एप्लीकेशन कंट्रोल्स भी होंगे, मेरा मकसद ये है कि एजिंग सही बन रही हो और बैलेंसेस सही क्लासिफाई हो रहे हो। एग्रीड है? पक्की बात है। अच्छा, इसमें यहां पे हम रेंज टेस्ट कंट्रोल भी लगा सकते हैं। ये सारे कहां लगे हुए? सिस्टम के अंदर। तुम्हें सिस्टम पे रिलायंस चाहिए। अच्छा, मैं पता है क्या करूंगा? मैं बोलूंगा लोन कब इशू हुआ था, मैं सैंपल लगाऊंगा पहले एम्प्लॉइज पे। किस पे लगाऊंगा? एम्प्लॉइज पे। सैंपल लगा दिया, एम्प्लॉइज कह रहा हूं, बोरोवर्स पे। बोरोवर्स पे मैंने सैंपल लगा दिया। अच्छा, मेरे पास 50 है। कितने आए? 50 है। मैंने कहा 50 की ड्यू डेट कब थी? 50 की। अब प्लीज सुनना मेरी बात। मैंने कहा उसने लोन लिया है, तुम लोग मुझे बताओगे, मेरा ईयर एंड है 31 दिसंबर 2025। मैंने बोरोवर उठाया, उसकी ड्यू डेट आ रही थी 30 नवंबर 2025। उसने अब तक पैसे पे नहीं किए। मैं आपसे पूछता हूं, मुझे ये बात बताओ, उसको कहां आना चाहिए? 1 से लेके 30 में? हाँ या नहीं? 1 से 30 में आना चाहिए। अच्छा, ये मेरा हो गया टेस्ट ऑफ कंट्रोल। पर ये एप्लीकेशन कंट्रोल है, ये ऑटोमेटेड कंट्रोल है, ये मैनुअल कंट्रोल। तो हम ये देखेंगे कि हमने रैंडमली पिक किया और हमने असेस किया कि वेदर दिस बोरोवर इज अपीयरिंग इन दी 1 to 30 ब्रैकेट और नॉट। सिस्टम फंक्शनैलिटी वैसी है। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, फिर मैंने एक बोरोवर उठाया जिसकी ड्यू डेट आ रही है 2 जनवरी 2025 और 31 दिसंबर पे उसको कहाँ होना चाहिए? 31 दिसंबर 2025 मेरा ईयर एंड है और 2 जनवरी 2026 कह लेते हैं। 2 जनवरी 2026 पे उसकी ड्यू डेट आ रही है, उसको कहाँ आना चाहिए? नहीं, एजिंग में तो आएगा, पर हिना कह रही है सर नॉट येट ड्यू में आएगा। बाकी बताते हो, बाकी कहाँ आएगा? जल्दी बताओ। नॉट येट ड्यू में। अच्छा, व्हाई यू आर सेइंग नॉट येट ड्यू? पूरे नहीं हुए। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ये जो भी कार्यक्रम कर रहा हूँ, क्या ये एक्यूरेसी ऑफ सोर्स डेटा के लिए कर रहा हूँ? सिस्टम रिलायंस ले रहा हूँ, कंप्लीटनेस ले रहा हूँ। अच्छा, फिर सुनना, मैं पता है क्या कराता हूँ अपनी ही क्लाइंट्स पे? मैं अपने ही क्लाइंट्स पे करवाता हूँ आईपीई टेस्टिंग। अच्छा, आईपीई टेस्टिंग होता है इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय एंटिटी टेस्टिंग। फॉर एग्जांपल, ओ भाई, मैं ईसीएल की वर्किंग के लिए सिस्टम से रिपोर्ट निकालता हूँ। भाई आप लोग क्या करते हैं? जाते हैं क्लाइंट के पास, वो आपको सॉफ्टवेयर से निकाल के देता है ना एजिंग। क्या ऐसा हो सकता है कि वो बंदा, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें सिखा रहा हूँ जो मैं अपने क्लाइंट्स पे लगवाता हूँ, क्या ऐसा हो सकता है कि वो बंदा ऑल टुगेदर जब सिस्टम के अंदर पैरामीटर डाले तो वो पैरामीटर गलत डाल दे? यानी फॉर एग्जांपल, मैं सिस्टम में जाता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ, मुझे एजिंग रिपोर्ट चाहिए, एजिंग पर सेलेक्ट करता हूँ, क्या पहला पैरामीटर है? यस। उसको पीरियड चाहिए उसको, पिछले 3 सालों से लेके आज तक का। उसने अगर वो पीरियड गलत डाला तो क्या रिपोर्ट सही आएगी? या वो जो इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही है वो गलत आएगी? तो इसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय एंटिटी टेस्टिंग, आईपीई टेस्टिंग। मैं सिंपल ये करता हूं कि मैं ये देखता हूं, भाई तू रिपोर्ट निकाल रहा है, कोई मसला नहीं, मैं यहां पे डॉक्यूमेंटेशन कर रहा होता हूं। अच्छा भाई, पहले उसने ये पैरामीटर डाला, फिर उसने ये लिखा, फिर उसने पीरियड लिखा और फिर उसने एंटर किया, तो स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। ये मेरे पास सबूत होता है।
ये मेरे पास क्या होता है। और मैं बताऊँ रेगुलेटर्स, क्योंकि मैंने अभी अपनी EY की मेरी रेटिंग 1 आई थी ना ग्लोबल, तो उस पर उसने मुझसे स्पेसिफिकली पूछा आपने डेटा मैनिपुलेट कर दिया और चीज़ें बिठाने के लिए, हम कैसे विश्वास कर लें। मैंने कहा मैंने क्या परफॉर्म किया हुआ है, IP टेस्टिंग। मैंने कहा मैंने पैरामीटर्स देखें, जो इन्फॉर्मेशन आई है वही ये लगी हुई है। पहले बताओ सबूत आ गया तुम्हारे पास? यानी तुम बोलोगे मैंने सोर्स डेटा लिया यार, और उस पर भी मेक श्योर किया कि जो सिस्टम से निकल के सामने चीज़ आ रही है क्या वही सिस्टम में थी। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि सिस्टम में कुछ और दिखा हो, बाहर कुछ और है, तो आप काम भी कुछ और कर लोगे। तो क्या IPE टेस्टिंग का मतलब समझ आता है मेरे बच्चों? क्लैरिटी के साथ ऑनलाइन में लोग प्लीज़ बता दो बात समझ आती है। आज की क्लासिंग थोड़ी हैवी भी है और मज़े की भी है, मज़े की, समझ आ रही है गेम के क्या चल रहा है इधर। चलें ये भी बात समझ आती है, गेम हो गई ऑन। चलें ओके, अब मैंने कहा ये तो बात हो गई कि डेटा की एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस के ऊपर, यहाँ तक तो कोई आवश्यकता या कोई मसला नहीं है। इसके बाद कहता है कि भाई मैथडोलॉजी समझो कि तरीका कार क्या है। सर अगर ITGC फेल है किसी एंटिटी के तो एप्लीकेशन कंट्रोल्स पे रिलायंस ले सकते, नहीं ले सकते ना, फिर तो फ़ायदा ही नहीं है। अगर जनरल कंट्रोल्स ही फारिग हैं कि मुझे यही नहीं पता कि सिस्टम में क्या चेंजेस हुए हैं, तो इसका अल्टीमेटली हल ये होता है कि आप कंट्रोल्स पर रिलाई नहीं करते, फिर आप ऑल टुगेदर सब्सटेंटिव टेस्टिंग करते हैं। फिर वो इतनी सब्सटेंटिव टेस्टिंग होती है कि आपकी ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। सही है ना, बात समझ आ रही है? तो वो एक्सट्रीम सब्सटेंटिव टेस्टिंग होती है, बट यू कैन नॉट रिलाई ऑन द कंट्रोल्स। सही है, चलें आगे सुने। अब फोकस है, अब हम ये कह रहे हैं कि यार ये तो बात समझ आ गई कि डेटा कंप्लीट है, एक्यूरेट है, पर मैथडोलॉजी क्या है। अच्छा मैथडोलॉजी पता है क्या, जो मैंने तुम्हें इतनी लंबी करके सिखाई कि पहले मैं PD निकालूंगा, इस तरीके से निकालूंगा, LGD निकालूंगा, EAD निकालूंगा, तो जो मैंने तुम्हें बातें बताई क्या तुम्हारी मैथडोलॉजी सेंस बना रही थी? हाँ या नहीं? बिल्कुल बना रही थी। बोले जल्दी बताओ मैथडोलॉजी सेंस बना रही थी? ऐसा है। अच्छा व्हाट इफ मैं उससे इंक्वायर किया मैंने कहा तुम बताओ तो सही ECL का प्रोविजन कैलकुलेट कैसे करोगे यार। उसने बोला एक्सपोजर एट डिफॉल्ट उठाऊंगा, उसके ऊपर एक सिंगल PD लगा दूंगा और ओवरऑल देख लूंगा रिकवरी कितनी होती है। तो मुझे यही समझ आ गया, बोला सिंगल नहीं हो सकती, मुझे यही समझ आ गया कि मैथडोलॉजी इज नॉट एप्रोप्रिएट, आगे बढ़ूंगा ही नहीं, वर्किंग ही रिस्क आ गया ना यार। आप बोलेंगे पहले बेटा आप बैठे मेरे साथ, आप जरा ये इसमें सही कर लें, ये मेथोडोलॉजी हमारे काम की नहीं, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी अल्टीमेटली FS आपने बनाने, भाई चार्ज आपने लेना है, प्रोविजन आपने निकालना है, मैं तो सिर्फ यहाँ पे असेस करूंगा उसकी रीजनेबलनेस। पहले बताओ कहानी समझ आ रही है? तो मेथोडोलॉजी का मतलब समझ आया? मैंने एक एक वर्ड पे बड़ा टाइम लगाया। असेस द मेथोडोलॉजी ऑफ डेवलपिंग एस्टीमेट इज एप्रोप्रिएट और नॉट। क्लैरिटी है? पक्की बात है ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ, क्लियर है? अच्छा एक क्लाइंट कहता है कि मैं प्रोविजन फॉर वारंटी बनाता हूँ ये देख के कि मैंने पिछले साल कितने वारंटी क्लेम्स पे किए थे, उसका प्रोविजन आज रख लेता हूँ। क्या ये मेथोडोलॉजी सही है? सोचें, क्या ये मेथोडोलॉजी सही है? अगर नहीं है, सही है, गलत, तो फिर उसका अमल दखल बताएं कि क्या है। अच्छा देखो वो नहीं तो है, पर नहीं क्यों सही नहीं है? आप पिछले साल के प्रोविजन के बेसिस पे इस साल का प्रोविजन नहीं कर सकते। आप इस क्वेश्चन रिपीट करते हैं। क्वेश्चन ये था कि क्लाइंट आप गए, अच्छा प्रोविजन फॉर वारंटी भी एक एस्टीमेट है, हमें तो अच्छा तरीका पता है। यस HP कह रहे हैं कि सर वो तो इंक्रीज होनी चाहिए सेल के हिसाब से, कम होनी चाहिए सेल कम होने के हिसाब से, मल्टीपल फैक्टर होते हैं, कॉस्ट प्राइस इन्फ्लेशन होती है, सारी चीज़ें होती हैं। सर ये आप कैसे कह सकते हैं? भाई मैं नहीं कह रहा, क्लाइंट कह रहा है, सही है ना? आपने देखना है कि क्या तुम्हें इसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। मेथोडोलॉजी का मतलब समझ आया? दिस इज वेरी कीन टू अंडरस्टैंड। बच्चे बेवकूफ़ी करते हैं और तुम लोग तो मेरे वाले हो ना, नहीं करोगे। कहने का मतलब ये है कि यार बच्चे बेवकूफ़ी करते हैं, वर्किंग लेके आ जाते हैं। वो भाई पहले तो उसे समझ तो ले, समझ तो लो उससे कि भाई किया क्या तुमने। अगर उसकी वर्किंग ही फजूल है तो तुम्हें लेके आने की कोई नीड है या वही फारिग है? आप बोले अल्लाह की कसम आपको भाई अपने पास रखें, ये हमारे काम की नहीं है। क्लियर है? हाँ, पर बीइंग एन ऑडिटर आप उसकी हेल्प कर सकते हो, उसको बताओगे भाई ये तरीका कार है, ऐसे निकाल लो, तो जो वो तरीका कार अपनाएगा, जहाँ से डेटा निकालेगा, फिर वो तुम्हें फिर वेरीफाई करना है कि क्या डेटा एक्यूरेट और कंप्लीट है या नहीं है। देखो कैलकुलेशन से पहले ये गेम होनी चाहिए। एग्रीड है? ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी बता दो, बात समझ आती है? जल्दी से सारे बच्चे।
ओके चलें, एग्री हो गया ये तो बात यहाँ तक। फिर हमने एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस देख लिया, रीजनेबलनेस और मेथोडोलॉजी देख ली। अब हम कहते हैं कि यार भाईजान जो बंदा कैलकुलेशन बना रहा है ना वो सफिशेंटली क्वालिफाइड होना चाहिए, उसके पास इंडस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए और उसका काम प्रॉपर रिव्यू होना चाहिए। इसको हम कहते हैं कंट्रोल्स ओवर प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जो इंफॉर्मेशन बनाई जा रही है उसके ऊपर क्या कंट्रोल्स हैं। अगर मैं प्रोविजन फॉर वारंटी की बात कर रहा हूँ तो जो कॉस्ट का डेटा है कि कितने अखराजात होते हैं, कितने अखराजात होते हैं, तो वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिपेयर डिपार्टमेंट से आना चाहिए, एडमिन डिपार्टमेंट से आना चाहिए, क्योंकि कोई और बंदा उस पर काम करेगा तो उसकी नॉलेज ही नहीं होगी। तो ये कंट्रोल होने चाहिए, पूरा प्रॉपर अप्रूव डेटा आना चाहिए। अच्छा, अगर एक सिंपल एक बात करें कि भाई एक हमने ECL निकालने के लिए एक इकरा यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट को बिठा दिया, आपको क्या लगता है बेहतरीन आंसर आएगा? हाँ, उधर ही रिस्क आ जाएगा। अच्छा, क्यों रिस्क आ गया? तो बोले यूनिवर्सिटी पे शक नहीं, ऐसा नहीं है, फारिग तरीन आंसर देगा। अच्छा, कहने का मतलब ये कि ही इज नॉट सफिशिएंटली क्वालिफाइड, ही इज नॉट। अच्छा, एक फ्रेश पप्पू बच्चा बिठा दिया आपने लाके, CA क्वालिफाई हुआ है, अभी ताज़ा CA क्वालिफाई हुआ है, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ये। अच्छा, फिर अब यूं करते हैं, क्वालिफाइड बिठाया पर वो 5 सालों से ऑडिट ही बैंक का करता था, नहीं ECL पे काम भी किया है, तो सही है ना, अभी क्वालिफाई भी हुआ है, ECL पे काम भी किया। आप उसकी कॉम्पिटेंस को कैसे इवेल्युएट करते हो? उससे इंक्वायरी करके। हाँ, तो उससे बैंकिंग इंडस्ट्री की इंक्वायरी करोगे। इवेल्युएट द वर्क ऑफ एक्सपर्ट याद है? आयता 620, वहाँ पे यही तो होता है, उसकी कॉम्पिटेंस कैसे करते हो असेस, उससे इंक्वायरी करते हो जाके। अच्छा, आपकी मेथोडोलॉजी क्या होती है, आप कैसे डेटा लेंगे, तो वो आपको बताएगा, आपकी बातों में वजन लगेगा उसकी, आप बोलोगे बिस्मिल्लाह सही बंदा है। तो ये गेम होती है, क्लियर है? चलें, ओके, जब ये मुझे बात समझ आ गई, अब मैं आ जाऊंगा। अच्छा देखो, अब डेटा लॉक हो गया, बंदा लॉक हो गया, कंट्रोल्स देख लिए, अब मैं बोलूंगा भाई अब जो चीजें आ रही है ना उसमें उसकी अजम्पशंस की रीजनेबलनेस को देखूंगा, उसकी अजम्पशंस की कि क्या वो अजम्पशन रीजनेबल है। अच्छा, अब मजे की बात बताऊं, मैं यूजुअली किसी भी अजम्पशंस को, पूरी दुनिया के अजम्पशंस को एक कोजे में बंद नहीं कर सकता। मैं आपको सोचने का तरीका दूंगा कि कौन सी इंडस्ट्री होगी तो क्या होगा। मैंने मल्टीपल इंडस्ट्रीज की वैल्यूएशंस की हैं, मुझे पता है कि क्या होता है। एक एक करके बात कर लेते हैं, सही है? मुझे बताओ, अगर वैल्यू इन यूज़ की वर्किंग, चलो वैल्यू इन यूज़ तो बहुत बड़ी बात कर ली मैंने। अगर एक वारंटी प्रोविजन है, सही है, तो वारंटी प्रोविजन की अजम्पशंस की रीजनेबलनेस को देखने के लिए जिससे एस्टिमेट बन रहा है, क्या पहले हम लोगों ने यही किया था कि हमने एग्रीमेंट इंस्पेक्ट किया था कि आपने ऑफर क्या किया हुआ है, हाँ या नहीं? अच्छा, उसकी असेसमेंट के लिए, वेरी गुड, उसकी असेसमेंट के लिए क्या हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट पैटर्न्स देखे थे? इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट देख सकते हैं, हाँ या नहीं? क्लेम रेशियो देख सकते हैं? ये सारी चीजें क्यों कर रहा हूं? रीजनेबलनेस के लिए। चले, मान लिया। अच्छा, क्लाइंट बना रहा है वैल्यू इन यूज की वर्किंग, सही है, वो कह रहा है कि भाई वैल्यू इन यूज की वर्किंग में मेरी सेल्स ग्रो हो रही है, सेल्स ग्रो हो रही है। क्या उसकी सेल्स की ग्रोथ मैं हिस्टोरिकल सेल्स ग्रोथ से कंपेयर कर सकता हूं, हाँ या नहीं? यहां पे लिखते भी हैं एक एक करके, यहां पे लिखते भी हैं एक एक करके, फॉर वैल्यू इन यूज compare sales growth with चलें, ये हो गया एक। अच्छा, क्या मैं उसका मार्केट शेयर असेस कर सकता हूं?
हाँ जी। अच्छा, तीसरा मार्केट ग्रोथ असेसमेंट फ्रॉम इंडिपेंडेंट सोर्सेस सच एज पैकरा। आप पैकरा की वेबसाइट पे जाएंगे, आपको ये पता लग जाएगा कि एक इंडस्ट्री की डिमांड क्या चल रही है। मैं वैसे भी कहानी सुनाता हूँ, अभी बताता हूँ। मैं एक वैल्यूएशन देख रहा था, तो वो कंपनी क्या करती थी कि सीमेंट जो इंपोर्ट होता है ना, उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ था कि भाई वो अपने पास स्टोर करती थी, आगे जाता था वो सारी चीज़ें। वन ऑफ फैसिलिटी है पाकिस्तान में, सही है, PIBTL, पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल। उनके टर्मिनल्स हैं जो सीमेंट को रखते हैं, फिर वो लेके जाते हैं अपने पास। तो वो क्या करता है, सीमेंट को रखने की कॉस्ट चार्ज करता है पर डॉलर के हिसाब से, कि जितना केजी होगा उतने हिसाब से। अच्छा, हुआ क्या था, उसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग चल रही थी, और इम्पेयरमेंट टेस्टिंग चलने के साथ साथ वो कह रहे थे कि भाई, क्योंकि बीच में कोविड आ गया था, तो हमने तो बोला भाई आपके गोइंग कंसर्न के मसले हैं, तो उसने क्या किया था, प्रोजेक्शन बना के दी थी। अच्छा, तो उसने मुझे कहा कि यार देखिए, हम ये करेंगे, इतने मैट्रिक टन ऑफ सीमेंट हम जो है ना, पर वो क्या करते थे, पर मैट्रिक टन डॉलर के हिसाब से चार्ज करते थे। तो मैंने कहा भाई तुम प्रूफ तो करो कैसे। तो उसने बोला भाई हिस्ट्री देख ले। मैंने हिस्ट्री देखी जो लिखा हुआ, मैंने मार्केट डिमांड देखी, मैं पैकरा की वेबसाइट पे गया, मैंने देखा कि टोटल सीमेंट इंडस्ट्री कितने से ग्रो कर रही है और इसका शेयर हिस्टोरिकली कितना आ रहा है। तो क्या ये मार्केट शेयर से ऊपर जा सकता था? नहीं। अच्छा, इसकी कैपेसिटी थी 12 मिलियन मैट्रिक टन, प्रोजेक्शन में दिख रहा था कि वो 15 मिलियन मैट्रिक टन पे जाएगा। क्या पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। पहले बताओ, बात समझ आती है? तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर असेस द ऑप्टिमम कैपेसिटी ऑफ द प्लांट या फैसिलिटी। क्या हम इंटरनल कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, हाँ या नहीं? अच्छा, इंटरनल कंसिस्टेंसी का मतलब मैंने पहले भी सिखाया है, आज फिर से सिखा रहा हूं कि अगर ऊपर ऑप्टिमम कैपेसिटी से ऊपर निकल गया, मैं बोल रहा हूं भले चला जा, नीचे कैपिटल एक्सपेंडिचर भी दिखा दे। कैश फ्लो में कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं आना चाहिए। अगर वो ऊपर जा रहा अपनी औकात से, तो नीचे क्या दिखना चाहिए? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और फिर आपकी मार्केटिंग के एक्सपेंस भी ज़्यादा देखने चाहिए, क्योंकि आप इतना अचीव कैसे करोगे, तो सारी इंटरनल कंसिस्टेंसीज में आता है। तो पहले बताओ, क्या ये रीजनेबलनेस को देखने का तरीका समझ आ रहा है कि किस तरीके से देखेंगे? अच्छा, आओ देखते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल इंक्लूड इंस्पेक्ट एग्रीमेंट रिगार्डिंग ऑब्लिगेशन डिसमेंटलिंग। अगर डिसमेंटलिंग देखो, क्योंकि ऊपर मैंने सब कवर किया हुआ है, अगर तुम लोग डिसमेंटलिंग के प्रोविजन की बात करते हो, तो क्या तुम, प्लीज सुनना, क्या तुम एग्रीमेंट इंस्पेक्ट करके ये देख सकते हो कि क्या उसके अंदर ये ऑब्लिगेशन लिखी हुई है कि मुझे आगे जाके डिसमेंटल करना है, और डिसमेंटलिंग की फ्यूचर कॉस्ट होती है। अच्छा, फ्यूचर कॉस्ट के लिए तुम क्या वेंडर से नेगोशिएशन देख सकते हो कि क्या वो कोटेशन दे रहा है? अच्छा, हिस्टोरिकल डिसमेंटलिंग की अमाउंट देख सकते हो, और अभी अभी ट्रांजैक्शंस हो रही होंगी मार्केट में, कितना खर्चा हुआ वो देख सकते हो, वो तुम्हें वैल्यू पता लग जाएगी। लाइफ ऑफ एसेट तुम्हें वैसे ही पता है, असेस कर लोगे। फिर डिस्काउंट रेट देख लोगे, इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट, कि कंपनी ने अगर कोई बोरिंग की हुई है तो वो ऑल टुगेदर वो बोरिंग रेट उठा लेगा, या तो क्लाइंट से रिक्वेस्ट करेगा भाई बैंक से पूछ ले कितने पे लोन मिलेगा। तो पहले बताओ, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग वेरीफाई करने का तरीका आया? अच्छा, वारंटी प्रोविजन तो मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, वो ये रहा, यहाँ पे आ रहा, ये रहा, ये देख लो। इंस्पेक्ट करंट कोटेशन फ्रॉम द वेंडर, असेस वेदर एट विच कॉस्ट एसेट हैज बीन डिसमेंटल्ड, ये आ गया। अच्छा, फिर रिफंड लायबिलिटी में हिस्टोरिकल रिटर्न्स टू असेस रीजनेबलनेस ऑफ द रिफंड लायबिलिटी, इंस्पेक्ट सब्सिक्वेंट सेल्स रिटर्न टू असेस रीजनेबलनेस ऑफ द, ये सारे किए हुए हमने। पर मैंने कहा एस्टिमेट्स को एक जगह रखते हैं। वारंटी में देख लो, select the sample of repairs and inspect the cost of repairs included historically to assess the reasonableness of the cost। यानी हमने क्या कहा था, रिपेयर कितने में होता है वो भी पर प्राइस देखनी है, कि हमने हिस्टोरिकली इंस्पेक्ट किया था कि एक यूनिट इतने में रिपेयर होता है। और फिर हमने चेक हिस्टोरिकल क्लेम्स एंड कंपेयर इट विद द हिस्टोरिकल यूनिट सोल्ड, क्या इससे क्लेम रेशियो मिल गया था। इंस्पेक्ट सब्सिक्वेंट क्लेम्स पोस्ट ईयर एंड क्लेम्स टू असेस रीजनेबलनेस ऑफ द प्रोविजन,
कि ईयर एंड के बाद कितने मेरे पास क्लेम्स आ रहे हैं, कितना खर्चा हो रहा है, उससे रीजनेबलनेस असेस हो जाती है। और आखिर में मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करेंगे और देखेंगे क्या अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हुई हुई है या नहीं हुई हुई है। तो पहले बताओ क्या आइजा 540 की थीम समझ आती है कि वो किस तरीके से कंट्रोल्स की बात कर रहा है, किस तरीके से वो अजम्पशंस को चैलेंज करने की बात कर रहा है। ये आपका ऑल टुगेदर एक ऑडिटर का थॉट प्रोसेस है। क्लैरिटी है जानी, पक्की बात है, ऑनलाइन में तो जल्दी बता दो। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगली चीज़ों के साथ। अल्लाह हाफिज़। हैवी क्लास हो गई आज, चलें पर मज़ा आया ये नहीं आया ये बताओ। हाँ जी, टाइट हो गई, ये हो गया, चलें, ओके, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।